So let us revise June current affair in a single video. Let us try to complete in one video. If not, then 2 or 3 videos for sure. Okay. So starting with the 1st June 2026 news. Sand miner mineral under the MMDR Act 1957. इसमें क्या क्या याद रखना है हमको कि MMDR Act, some different color we should use. This is good, right? So sand miner mineral under the MMDR Act 1957. तो MMDR Act 1957 का एक्ट है, मतलब इंडिपेंडेंस के बाद वाला एक्ट है. देन अरावली रेंज है. अरावली रेंज पहले कहाँ पर है ये देख लेते हैं. यहाँ पर है, दिल्ली तक का एक्सटेंड होता है. इधर राजस्थान में भी है एंड थोड़ा सा गुजरात में भी है. वन ऑफ दी वर्ल्ड का ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन है. फोल्ड माउंटेन है, ये याद रखना है. वर्ल्ड के ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन में अरावली रेंज आता है. एंड देन एक्सटेंड्स फ्रॉम द गुजरात टू दिल्ली. ये मैं बता ही रही थी, इधर गुजरात और इधर दिल्ली, यहाँ तक का एक्सटेंड होता है. तो जब भी अरावली के बारे में आएगा क्या क्या पता होना चाहिए. एक तो फोल्ड माउंटेन है, वर्ल्ड का ओल्डेस्ट माउंटेन में से एक है. ऐसा नहीं कि वर्ल्ड का ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन है, वर्ल्ड के ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन में से एक है. एक्सटेंड इसका कहाँ से कहाँ तक है, गुजरात से लेकर दिल्ली तक का है. एंड 700 किलोमीटर के अप्रॉक्सीमेटली इसका लेंथ है एंड मतलब एक्सटेंट है बेसिकली. देन प्रेजेंट प्रिवेंट्स ईस्टवर्ड स्प्रेड ऑफ द डेजर्ट. तो इस साइड वैसे भी था डेजर्ट है ना, तो उसके स्प्रेड को रोकता है ना, ईस्टवर्ड स्प्रेड होने से. एंड रिड्यूस द डस्ट स्टॉर्म्स इन द नॉर्थ इंडिया. जो नॉर्थ इंडिया वहाँ पर डस्ट स्टॉर्म आने से भी रोकता है, क्योंकि इधर थार डेजर्ट है तो बहुत सारे क्या डस्ट है. तो फिर क्योंकि यहाँ पर हिमालयाज है वो बैरियर बन जाते हैं, तो दिल्ली में मतलब नॉर्थ इंडिया में जितने भी स्टेट्स हैं उधर ये जो डस्ट स्टॉर्म्स है वो नहीं आ पाता. एंड सोर्सेस है रिवर्स लाइक दी साबरमती, लूनी, बानस. साबरमती, लूनी, बानस, तो ये सारे रिवर का सोर्सेस है. कौन कौन सा याद रखना, साबरमती, लूनी, बानस. तो इसको कैसे याद रखेंगे, SLB या फिर BLS करके याद रख लेते हैं. BLS ठीक है. बानस, लूनी, साबरमती. बानस, लूनी, साबरमती. बानस, लूनी, साबरमती. एंड देन मेजर्स टू प्रोटेक्ट. कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं. एक तो अरावली ग्रीन वॉल इनिशिएटिव बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट, क्लाइमेट चेंज. ठीक है. अब जल्दी से रिकॉल करते हैं क्या क्या याद आ रहा है अरावली के बारे में. इसका एक्सटेंट है गुजरात से लेकर दिल्ली तक का. एंड लेंथ मतलब एक्सटेंट अप्रॉक्सीमेटली 700 किलोमीटर है. और फोल्ड माउंटेन है, वर्ल्ड का ओल्डेस्ट, वन ऑफ वर्ल्ड का फोल्ड माउंटेन में से एक है. एंड ईस्टवर्ड एक्सपांसन ऑफ द डेजर्ट को प्रिवेंट करता है. और डस्ट स्टॉर्म्स है उनको आने से रोकता है नॉर्थ इंडिया में. और रिवर्स लाइक साबरमती, लूनी एंड बानस का ओरिजिन होता है यहाँ से. ठीक है. और कुछ नहीं. अब इस अरावली का जब इतना इम्पोर्टेंस देख लिया हमने, तो इसको सेव करने के लिए, मतलब यहाँ पे बहुत ज़्यादा इलीगल माइनिंग का इशू देखा जाता है, तो इसके लिए मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज का अरावली ग्रीन वॉल इनिशिएटिव है. अब ये वैसा ही है जैसे अफ्रीका में ग्रीन वॉल इनिशिएटिव, वैसे टाइप का. ठीक है. कुछ छूटा तो नहीं, सब कवर कर लिया. देन PM स्वनिधि. तो जब भी स्वनिधि बोले, अपनी निधि, स्वनिधि, तो स्ट्रीट वेंडर याद रखना, स्ट्रीट वेंडर SV से. अब देख लेते हैं. PM स्वनिधि है फॉर द स्ट्रीट वेंडर्स, कोलैटरल फ्री लोन्स. कितना तक का, 15,000, 25,000, 50,000 इन सब का दिया जाता है. ठीक है. कोलैटरल फ्री है. ओके. आपको कोई भी ऐसा सामान नहीं रखना पड़ेगा जिसके बदले में कोई भी वैल्यूएबल चीज़ नहीं रखनी होगी ऐसा कोलैटरल कि इसके बदले तुमको लोन दिया जाएगा. ठीक है. इसलिए कोलैटरल फ्री है. किसका होगा अब, क्योंकि ये स्ट्रीट वेंडर्स है कहाँ पर, जो भी हाईवे, नेशनल हाईवे, इन सारी जगहों पर रहता है. तो ये कौन से मिनिस्ट्री के अंदर रहेगा, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर. ऐसा है, हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर. तो अर्बन वाली जगह पे है ना स्ट्रीट वेंडर्स. देन ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम है. सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, सेक्टर है, स्पॉन्सर नहीं, मतलब पूरा का पूरा पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट दे रही होगी. तो निधि को पूरा पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट देगी, ऐसे करके याद रख लेना है.
तो SV से स्ट्रीट वेंडर याद रखना है। और वे इसका फुल फॉर्म भी ऐसा ही कुछ है, स्ट्रीट वेंडर ऐसा कुछ, निधि। तो निधि का मतलब यही पैसा होता है ना, तो उनको कोलैटरल फ्री लोन मिल रहा है। इम्प्लीमेंटेशन MOHUA एंड डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज, ये मिनिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक्स का डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज। अब हम पढ़ते भी हैं फाइनेंशियल सर्विसेज में ये सारे लोन और इंश्योरेंस, ये सारे फीचर्स इसी में रहते हैं, है ना, डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज में, पेंशन वाला भी। तो ये जो स्वनिधि है ना, स्वनिधि से समृद्धि SSS, ये भी याद रखना पड़ेगा, ये वाला जो कोट है इसको, स्वनिधि से समृद्धि SSS, सोशो इकोनॉमिक प्रोफाइलिंग ऑफ द बेनिफिशियरीज एंड फैमिलीज। तो स्वनिधि, PM स्वनिधि स्कीम के अंदर जितने भी बेनिफिशियरीज हैं उनका सोशो इकोनॉमिक प्रोफाइलिंग करेंगे, वही है स्वनिधि से समृद्धि, ठीक है। एंड देन अहिल्याबाई होलकर, ये एक कौन थे, एस्टैब्लिश्ड टेक्सटाइल इंडस्ट्री इन दी माहेश्वर में इन्होंने टेक्सटाइल इंडस्ट्री, ये रूरल थी जहाँ तक मुझे याद है, फेमस फॉर दी माहेश्वरी साड़ीज़ के लिए फेमस है। रेस्टोर काशी विश्वनाथ टेम्पल, सोमनाथ टेम्पल को रीस्टोर किया था, ठीक है, रेनोवेट जैसे कहते हैं वैसे रीस्टोर किया था काशी विश्वनाथ टेम्पल, सोमनाथ टेम्पल। देन बिल्ड माहेश्वर फोर्ट, अहिल्या फोर्ट भी बोलते हैं इसको। अब इनका अहिल्याबाई का सब चीज़ माहेश्वर से रिलेटेड है, माहेश्वर, ठीक है। माहेश्वर में फोर्ट लगा है, माहेश्वर में टेक्सटाइल इंडस्ट्री एंड माहेश्वरी साड़ीज। देन क्वीन ऑफ होलकर डायनेस्टी रूल्ड मालवा, तो मालवा वाला रीजन है, मालवा वाला रीजन को रूल करती थी ये क्वीन ऑफ होलकर डायनेस्टी, होलकर डायनेस्टी की क्वीन थी, है ना। ऑन द बैंक ऑफ नर्मदा रिवर, अब यहाँ पे तो ये जो मालवा वाला रीजन है तो नर्मदा रिवर के आसपास ही है ना, तो नर्मदा रिवर के आसपास का रीजन है। एंड देन उदंत मार्तंड राइजिंग सन, उदंत मार्तंड, ये द राइजिंग सन वर्ल्ड का पहला हिंदी न्यूज़पेपर था, ठीक है। लग रहा है एकदम टेम्पल वगैरह का नाम होगा, लेकिन ये हिंदी न्यूज़पेपर वर्ल्ड का पहला था, वर्ल्ड में पहला हिंदी न्यूज़पेपर भी सूर्य के नाम पे लाया गया, बोलो राइजिंग सन, उदंत मार्तंड, क्योंकि कोई एक नया चीज़ राइज हो रहा है ना, न्यूज़पेपर का राइज हो रहा है, ऐसे याद रख लेंगे। या फिर ऐसे याद रख लेंगे कि न्यूज़पेपर हम लोग कब पढ़ते हैं, जब सूरज उगते रहता है उसी टाइम पे पढ़ते हैं, सुबह सुबह 6-7 बजे, है ना। तो उदंत मार्तंड द राइजिंग सन वर्ल्ड्स फर्स्ट हिंदी न्यूज़पेपर। एंड देन सांग्रीला डायलॉग है, ओके, सांग्रीला डायलॉग एनुअल डिफेंस समिट है ये। तो जो सांग्रीला डायलॉग है ये एनुअली होता है, डिफेंस समिट है, कहाँ पे, सिंगापुर में। सिंगापुर कहाँ पर है, ये देखो इंडिया, यहाँ पे मलय पेनिनसुला, यहाँ पर है सिंगापुर, ओके, अच्छे से मैंने ड्रॉ नहीं किया बट ओके ठीक है, यहाँ पर है सिंगापुर। तो यहाँ पर हुआ था, ऑर्गेनाइज्ड बाय दी IISS, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर दी स्ट्रैटेजिक स्टडीज़, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर दी स्ट्रैटेजिक स्टडीज़। देन अरहत सरीपुत्र, अभी थोड़ा सा वर्ड हमको सुना सुना लग रहा है कि अरहत, अरहत हमने और कहीं सुना है, बुद्धिज़्म में हमने सुना है ना। देन अरहत सरीपुत्र, अरहत महामोग्गलाना, अरहत सरीपुत्र, अरहत सरीपुत्र, अरहत महामोग्गलाना, अरहत सरीपुत्र, अरहत महामोग्गलाना, अरहत सरीपुत्र, देन अरहत महामोग्गलाना। ये 2 चीफ डेसिपल है लॉर्ड बुद्धा के, ठीक है। जो बुद्धा के डेसिपल्स थे ना, आई गेस 9 थे, उनमें से ये 2 थे, अरहत सरीपुत्र, अरहत महामोग्गलाना। तो इनका नाम याद रखना है, यहाँ पे कंफ्यूज कर देगा UPSC की जैनिज्म थे उनके डेसिपल है, नहीं, देखो नाम से पता चलना है, अरहत सरीपुत्र, फिर अरहत महामोग्गलाना। और इंडिया ओनली कंट्री टू कल्टिवेट ऑल 4 कॉटन स्पीसीज एज ऑन कमर्शियल स्केल, तो इंडिया ओनली कंट्री है वर्ल्ड में जो कि कल्टिवेट करती है चारों कॉटन की स्पीसीज़। कॉटन के हम लोग कपड़े पहनते हैं ना, कॉटन टेक्सटाइल, अब 4 स्पीसीज़ है कॉटन के, और चारों के चारों इंडिया कल्टिवेट करते हैं कमर्शियल स्केल पे, है ना। इंडिया हैज़ लार्जेस्ट एरिया अंडर द कॉटन कल्टिवेशन एंड सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द कॉटन आफ्टर चाइना। तो इंडिया के पास लार्जेस्ट एरिया है कॉटन कल्टिवेशन का, लेकिन फिर भी हम लोग चाइना से पीछे हैं लार्जेस्ट प्रोड्यूसर बनने में। अब यहाँ पर हो सकता है कि इशू हो प्रोडक्टिविटी का, कि हमारे पास लैंड ज़्यादा है लेकिन हमने कॉटन उगा भी दिया इतने जगह पे, लेकिन उससे जो प्रोडक्टिविटी आई वो कम आई, क्योंकि हमारे यहाँ उतने ज़्यादा इरिगेशन प्रॉपरली है नहीं। तो चाइना में लेकिन बहुत अच्छे से हम लोग मेक श्योर करके रखे हैं, तो हमारे यहाँ
प्रोडक्टिविटी का इशू होने के कारण हम सेकेंड नंबर पे आते हैं प्रोड्यूसर के मामले में कॉटन में, ठीक। एंड देन 2 जून का न्यूज़ देखते हैं। जेम्स वेब स्पेस, तो एक दिन का न्यूज़ कवर करने में हमको 10 मिनट लगा है, अब इससे और कम टाइम में करने का ट्राई करते चलेंगे। तो पहला जो है जेम्स वेब स्पेस, जेम्स वेब स्पेस, ये तो टेलीस्कोप का नाम है, हमको पता है जेम्स वेब टेलीस्कोप। ये लार्जेस्ट एंड मोस्ट पावरफुल एंड मोस्ट एडवांस्ड स्पेस टेलीस्कोप है एवर लॉन्च्ड, अब तक का सबसे पावरफुल, सबसे एडवांस्ड एंड स्पेस टेलीस्कोप है, स्पेस में है ये टेलीस्कोप, ठीक है। पार्टनरशिप जॉइंट मिशन ऑफ द जेम्स वेब, इसको शॉर्ट में लिखते हैं जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप। किसने किसने लॉन्च किया है? नासा, देन यूरोपियन स्पेस एजेंसी एंड कनाडियन स्पेस एजेंसी। तो ऊपर ऊपर की जो ग्लोबल नॉर्थ वाली कंट्रीज है ना, इधर देखो कनाडा, उसके नीचे यूएसए का नासा, ये कनाडा स्पेस एजेंसी, और इधर यूरोपियन स्पेस एजेंसी, इन तीनों ने मिलकर जेम्स वेब टेलीस्कोप, जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप लॉन्च किया था, और ये अब तक का सबसे पावरफुल, सबसे एडवांस्ड स्पेस टेलीस्कोप है। 2021 में ये लॉन्च किया गया था, 25 दिसंबर, वही क्रिसमस वाला दिन, क्रिसमस वाले दिन पे 2021 को ये लॉन्च किया गया था। एंड ये कहाँ पर है? लैग्रांज पॉइंट 2 पे है, एंड अबाउट 1.5 मिलियन किलोमीटर फ्रॉम द अर्थ। तो कुछ कुछ डेटा याद रखने का ट्राई करेंगे। लैग्रांज पॉइंट 2, ये तो हमको पता है ना, लैग्रांज पॉइंट 1 2 3 4 4 5 है ना, 1 2 3 4 5, तो लैग्रांज पॉइंट 2 पे है, ओके। यहाँ पे सन है और यहाँ पे अर्थ है, तो लैग्रांज पॉइंट 2 पे इधर है, ओके। ये JWST, लैग्रांज पॉइंट 2 पे यहाँ पे रख दो JWST, एंड अर्थ से कितना? 1.5 मिलियन किलोमीटर फ्रॉम दी अर्थ। स्टडी दी अर्ली यूनिवर्स का स्टडी करेगा, गैलेक्सी का इवोल्यूशन कैसे हुआ ये बताएगा, देन स्टार का फॉर्मेशन, डेथ, बेसिकली पूरे यूनिवर्स के बारे में बताते रहेगा कि इवोल्यूशन कैसे हुआ, ये चीज़ कैसे आई, एक्सो प्लानट्स, प्लानिटरी सिस्टम टू अंडरस्टैंड कॉस्मिक हिस्ट्री एंड द पोटेंशियल फॉर लाइफ बियॉन्ड अर्थ, एंड द पोटेंशियल फॉर लाइफ बियॉन्ड अर्थ, ठीक है। देन अबाउट जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप, तो ये जो जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप है, इसमें क्या होगा? इट इज़ द सक्सेसर टू द हबल स्पेस टेलीस्कोप डिजाइंड टू एक्सप्लोर द यूनिवर्स ओरिजिन्स बाय स्टडिंग द फॉर्मेशन ऑफ स्टार्स, प्लैनेट्स एंड द अर्लीस्ट गैलेक्सीज। तो जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप जो कि 2021 में लॉन्च किया गया था, इससे पहले भी तो कुछ ना कुछ लॉन्च किया हो गया होगा, हाँ। तो वो क्या था? हबल स्पेस टेलीस्कोप। तो इट इज़ द सक्सेसर ऑफ द हबल स्पेस टेलीस्कोप का सक्सेसर कौन है? JWST, ठीक है। डिज़ाइन टू एक्सप्लोर द यूनिवर्स ओरिजिन बाय स्टडिंग द फॉर्मेशन ऑफ स्टार, प्लैनेट्स एंड द अर्लीस्ट गैलेक्सीज। बाकी काम तो JWST वही ही है जो कर रहा था। एंड देन इसमें काफ़ी सारी न्यूज़ है वैसे तो, और जल्दी करने का ट्राई करते हैं। ग्राउंड लेवल ओजोन, ये तो हमको पता है कि ग्राउंड लेवल ओजोन होता है वो गुड ओजोन नहीं होता, बैड ओजोन रहता है। ग्राउंड लेवल जो ओजोन रहता है वो बनता कैसे है? NOx प्लस VOC इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, क्या बनता है? ग्राउंड लेवल ओजोन, दिस इज ग्राउंड लेवल। तो इट इज़ अ सेकेंडरी एयर पॉल्यूटेंट। सेकेंडरी क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ये खुद में जब वो रिलीज़ होगा, मतलब कि केमिकल रिएक्शन के बाद पॉल्यूटेंट बन रहा है ना, डायरेक्टली ग्राउंड लेवल ओजोन फैक्ट्री वगैरह से रिलीज़ नहीं हो रहा है, सेकेंडरी लेवल पे बन रहा है, वो दो अलग अलग केमिकल्स का रिएक्शन के बाद बन रहा है, इसलिए सेकेंडरी एयर पॉल्यूटेंट है, फाउंड इन दी ट्रोपोस्फियर। ग्राउंड लेवल बोला तो ट्रोपोस्फियर में ही होगा ना, ट्रस्ट मी इन दी एग्जाम, है ना। तो TR से ट्रोपोस्फियर, फाउंड बाय द रिएक्शन बिटवीन नाइट्रोजन ऑक्साइड्स NOx एंड वोलाटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड, एंड वोलाटाइल ऑर्गेनिक VOCs लिखना था, ठीक है, वोलाटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इन द प्रेजेंस ऑफ द सनलाइट। तो ये वाला इक्वेशन याद रखना है ग्राउंड लेवल ओजोन के लिए। ग्राउंड लेवल ओजोन जैसे ही बोलेगा तो NOx प्लस VOC इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, ग्राउंड लेवल ओजोन विल बी फॉर्म्ड। डिफरेंट कलर यूज़ करता है। देन मेजर सोर्सेज कहाँ से ये निकल रहे होंगे VOC या फिर NOx से? तो ये व्हीकल से, इंडस्ट्रीज, थर्मल पावर प्लांट, तो TPPs थर्मल पावर प्लांट से निकल रहे होंगे, इंडस्ट्रीज से तो निकलेंगे ही, व्हीकल से तो होगा ही होगा,
पीक्स ड्यूरिंग द समर ड्यू टू द इंटेंस सोलर रेडिएशन। और ये पीक कब करता है? समर में करता है, क्योंकि इंटेंस सोलर रेडिएशन होता रहता है ना। तो ये होगा। देन रेस्पिरेटरी एलिमेंट्स होंगे इसके कारण। तो ये सारे वर्ड्स याद रखना है, की वर्ड्स, जैसे ग्राउंड लेवल ओजोन। कोई भी अगर पॉलिटन के लिए भी आ गया, डस्ट ज़्यादा है, डस्ट स्टॉर्म आ गया, तो क्या लिखेंगे हम? रेस्पिरेटरी एलिमेंट्स, रेस्पिरेटरी एलिमेंट्स। देन क्रॉप डैमेज होगा। देन फोटोकेमिकल स्मॉग भी बन जाएगा। फोटोकेमिकल स्मॉग सनलाइट के प्रेजेंस में बनता है, तो वो एक इशू होगा। देन आईमैक कहाँ कहाँ से होके गुजरता है, तो ये पता होना चाहिए। पहले तो हम ये याद रख लेते हैं कि इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर। अबाउट इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर, आईमैक फुल फॉर्म, इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर। तो ये ई का 3 बार यूज़ कर दिया, बट एक बार लिखा है, तो IMEC, आईमैक, इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर। ठीक है। तो आईमैक इज अ मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट। मल्टी मॉडल क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि सिर्फ एक ही रूट नहीं है, जैसे लैंड रूट है, सिर्फ वही नहीं है, अलग अलग रूट है। कहीं पर लैंड रूट है, कहीं पे रेल रूट है, कहीं पे वो शिप वाला होगा, ऐसा है। ठीक है, इसलिए मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट है, कनेक्ट कर रहे हैं। ओके, तो ये है एम्ड एट। अब रोड वाला नहीं है, रेल एंड सी रूट ही बस है। ठीक है, रोड यहाँ पे कहाँ ही बनाएंगे, तो रेल ही फास्टेस्ट होगा, इसलिए रेल एंड सी रूट है आईमैक में। ओके, इट इज़ अ मल्टी मॉडल। अब क्योंकि 2 मोड तो शामिल है ना, तो मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट एम्ड एट डेवलपिंग इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ द पोर्ट्स, रेलवे, रोड्स, सी लाइन। अच्छा, रोड लिखा हुआ है तो होगा शायद। रेलवे, रोड्स, सी लाइन्स एंड पाइप लाइन्स टू इन्हांस द ट्रेड बिटवीन द इंडिया एंड द अरेबियन पेनिनसुला। इंडिया के साथ और अरेबियन पेनिनसुला एंड द मेडिटेरेनियन रीजन एंड यूरोप। तो कहाँ कहाँ से होके जा रहा होगा? इंडिया, अरेबियन पेनिनसुला, एंड देन मेडिटेरेनियन रीजन, ये वाला मेडिटेरेनियन रीजन, एंड देन यूरोप। ठीक है, तो अनाउंसमेंट क्या हुआ ड्यूरिंग दी G20 2023 के समिट के टाइम पे हुआ था, आईमैक कॉरिडोर। तो आईमैक, तो मैं तो अपने बर्थ डेट से ईयर याद रखूँगी, 23 है जो कि कल ही है। सो 2023 से याद रखना होगा आईमैक। तो मेरा नाम भी एम से स्टार्ट होता है, तो आईमैक कॉरिडोर 2023, आईमैक 2023। और ये G20 के 2023 समिट के दौरान हुआ था, अंडर द प्रेसिडेंसी ऑफ इंडिया। तो जब इंडिया प्रेसिडेंट था ना G20 समिट का 2023 में, उस समय आईमैक कॉरिडोर का अनाउंसमेंट किया गया था, है ना। सिग्नेटरीज कौन कौन है? इंडिया है, यूनाइटेड स्टेट्स है, सऊदी अरेबिया है, UAE है, फ्रांस, जर्मनी, इटली एंड यूरोपियन यूनियन। ठीक है। देन 2 की कॉरिडोर्स इसमें क्या होंगे? एक तो ईस्ट कॉरिडोर होगा जो कि कनेक्ट करेगा इंडिया टू दी अरेबियन गल्फ, एंड देन नॉर्थ कॉरिडोर होगा। तो पहले ईस्ट कॉरिडोर, अब इधर नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। तो जो ईस्ट कॉरिडोर होगा, क्योंकि हम इधर से देख रहे हैं ना अरेबियन पेनिनसुला, तो इधर से तो ईस्ट होगा। ईस्ट कॉरिडोर होगा, कनेक्ट करेगा इंडिया को अरेबियन गल्फ से, लिंकिंग साउथ एशिया एंड द मिडिल ईस्ट। तो साउथ एशिया है, इंडिया साउथ एशिया में आता है, मिडिल ईस्ट से कनेक्ट करेंगे ईस्ट कॉरिडोर में। एंड जो नॉर्थ कॉरिडोर है वो एक्सटेंड होगा फ्रॉम द गल्फ ऑफ यूरोपियन मार्केट्स। जो नॉर्थ कॉरिडोर होगा वो एक्सटेंड होगा फ्रॉम द गल्फ ऑफ यूरोपियन मार्केट से होगा। ठीक है, तो दैट इज़ इन द नॉर्थ, इसलिए वो नॉर्थ। फिर सिग्निफिकेंस फॉर इंडिया, एस्टिमेटेड टू रिड्यूस ट्रांसपोर्टेशन टाइम बाई 40%, ट्रांसपोर्टेशन टाइम कम हो जाएगा। एंड लॉजिस्टिक्स कॉस्ट है वो 30% कम हो जाएगा, प्रोवाइडिंग एन ऑल्टरनेटिव टू दी कंजस्टेड रूट सच एज दी सुएज कैनाल। तो सुएज कैनाल का जो बर्डन है वो कम होगा। ठीक है, ऑल्टरनेटिव होगा ये कंजस्टेड रूट का, जो सुएज कैनाल से होकर जाता है। अब कुछ हमको लोकेशन में याद रखनी है। कौन कौन सी लोकेशन है जो याद रखनी है? इंडिया के मुंबई से स्टार्ट होगा, ऑब्वियसली इधर वाले से ही होगा, बट यूपी से कंफ्यूज करने के लिए इधर का कोई जगह दे देगा। ठीक है, बट हमको पता होना चाहिए कि किधर से इजी पड़ेगा इंडिया के लिए, तो उसी साइड के पोर्ट से कनेक्ट करते हुए जाएंगे। तो मुंबई, एंड देन मुंबई के बाद इधर यूएई होगा, यूएई का जबल अली, देन जबल अली के बाद यूएई में ही अल ग्वाइफत, ये दोनों जगह। ठीक है, तो हम कैसे याद रखेंगे? जब यूएई में
घुवाइफत होगा, ठीक है, जब यूएई में घुवाइफत होगा। तो बस एक बार हमको एग्ज़ाम हॉल में देख के याद आ जाना चाहिए, है ना। बाकी मेंस में इतना डिटेल में लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती, मैप से हम सिर्फ ड्रॉ करके आगे बढ़ जाएंगे। कुछ इंपॉर्टेंट लोकेशन जैसे मुंबई जो याद रहेगा उसको हम लोग डाल देंगे। सऊदी अरेबिया में हरत एंड रियाद तो इसकी कैपिटल ही है सऊदी अरेबिया की, तो ये तो याद ही रख सकते हैं। तो हरत देन रियाद, हरत रियाद है, देखो दोनों में DH है, तो ये दोनों यहाँ का होगा, है ना। एंड देन ये भी सऊदी अरेबिया का ही लोकेशन है, अल हदीथा, ठीक। फिर हाइफा पोर्ट है इज़राइल का। एंड देन ग्रीस का पिराइयस। तो कौन कौन सा लोकेशन याद रखा, इंडिया का इधर मुंबई, एंड फिर यहाँ पे देखना ये यूएई और ये सऊदी अरेबिया। तो यूएई में 2 लोकेशन कौन कौन सा याद रखा था, जब यूएई में घुवाइफत, तो जबल अली एंड देन घुवाइफत अल घुवाइफत ऐसा कुछ था शायद, हाँ। एंड देन सऊदी अरेबिया की 3 लोकेशन है, सऊदी अरेबिया क्योंकि बहुत बड़ा है ना। तो सबसे पहले तो हरद, फिर रियाद, देन अल हदीथा, फिर इज़राइल में जाएंगे तो हैफा, एंड फिर पिराइयस, ग्रीस की जगह है, तो इधर ग्रीस है, यहाँ पे पिराइयस, ठीक। 1-2 बार और ड्रॉ करके देख लेंगे। एंड देन ऑस्ट्रेलिया के बारे में क्या क्या पढ़ना है। ऑस्ट्रेलिया है यहाँ पर, इसकी कैपिटल टेरिटरी कैनबेरा, ठीक है। स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट में स्मॉलेस्ट है, ठीक है, कॉन्टिनेंट बोला है, आइलैंड नहीं, आइलैंड में अलग है। देन 6th लार्जेस्ट कंट्री है, 6th लार्जेस्ट कंट्री, स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट, देन मोर देन 1/3 ऑफ द लैंड डेजर्ट है। तो 33% से ज़्यादा एरिया ऑस्ट्रेलिया का डेजर्ट वाला एरिया है। एंड आफ्टर दैट इंडिया का सी फूड एक्सपोर्ट है, ऑल टाइम हाई गया है, बोथ इन वॉल्यूम एंड वैल्यू। तो इंडिया का सी फूड एक्सपोर्ट है, वॉल्यूम एंड वैल्यू दोनों में ही ऑल टाइम हाई गया है। और हमारा सी फूड एक्सपोर्ट में भी सबसे ज़्यादा हम फ्रोज़न श्रिम्प बेच रहे हैं, देन फ्रोज़न फिश, फिर ड्राइड सी फूड, ठीक है, फ्रोज़न श्रिम्प, देन फ्रोज़न फिश, फिर ड्राइड सी फूड। टॉप डेस्टिनेशन कहाँ पर है, कहाँ पर है, तो USA एंड देन चाइना, ठीक है। USA एंड चाइना में हमारा टॉप डेस्टिनेशन है सी फूड का, क्योंकि इंडिया में वैसे भी सी फूड का कल्चर ज़्यादा है नहीं, तो हम एक्सपोर्ट ज़्यादा करते हैं। देन एम्पेडा इज़ द अथॉरिटी जो ये सारे एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग वाले को प्रमोट करी। तो मरीन प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी, मरीन प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में ही आएगा, क्योंकि यही इंटरनल एंड एक्सटर्नल एक्सपोर्ट वगैरह एंड ट्रेड वगैरह के बारे में डील करते रहता है। देन सिंथेटिक बायोलॉजी क्या होता है कि जो बायोलॉजी रियल में नेचुरली एग्जिस्ट करती है उसी को सिंथेसाइज करना, मतलब आर्टिफिशियल तरीके से बनाना, है ना। तो इट इन्वॉल्व्स रीडिज़ाइनिंग ऑर्गेनिज्म फॉर यूजफुल पर्पसेस बाय इंजीनियरिंग देम टू हैव न्यू एबिलिटीज़। तो जो ऑर्गेनिज्म है उन्हीं को हम रीडिज़ाइन कर रहे हैं यूज़फुल पर्पसेस के लिए, ताकि हम उनको यूज़ कर सकें यूज़फुल पर्पसेस बाय इंजीनियरिंग दैम टू हैव न्यू एबिलिटीज़, ताकि उनमें एक नई एबिलिटी आ जाए, ठीक है। तो सिंथेटिक बायोलॉजी इन्वॉल्व्स रीडिज़ाइनिंग ऑर्गेनिजम्स फॉर यूज़फुल पर्पसेस by engineering them to have new abilities. For example, harnessing microorganisms for the bioremediation to clean pollutants, modifying rice to produce beta carotene for the preventing vitamin A deficiency। तो क्या क्या कर सकते हैं, हार्नेस करेंगे हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, किससे, सिंथेटिक बायोलॉजी से। हार्नेसिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म फॉर बायो रेमेडिएशन टू क्लीन दी पॉल्यूटेंट्स को क्लीन करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, वही बायो रेमेडिएशन की मेथड को यूज़ करते हुए माइक्रो ऑर्गेनिज्म को यूज़ करेंगे। जैसे ऑयल ज़ैफर बैक्टीरिया है, वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, तो उससे हम बायो रेमेडिएशन करेंगे क्लीन करते हुए पॉल्यूटेंट्स को। मॉडिफाइंग राइस टू प्रोड्यूस बीटा कैरोटीन, जो राइस होता है उसको हम लोग ऐसे मॉडिफाई करेंगे कि वो बीटा कैरोटीन प्रोड्यूस करे, और जिससे विटामिन ए की जो डिफिशियंसी है वो क्या हो जाए, कम हो जाए, है ना। तो जहाँ पर भी विटामिन ए की डिफिशियंसी या फिर फूड फोर्टिफिकेशन वाला हो,
तो वहाँ पे हम ये लिखेंगे कि मॉडिफाइंग राइस टू प्रोड्यूस दी बीटा कैरोटीन फॉर प्रिवेंटिंग विटामिन ए डिफिशियंसी। इतना लंबा नहीं लिखेंगे, सीधा ये लिखेंगे कि मॉडिफाइंग राइस टू प्रिवेंट दी विटामिन ए डिफिशियंसी, ठीक है। या फिर टू प्रोड्यूस बीटा कैरोटीन, और फिर ब्रैकेट में ये लिख देंगे कि प्रिवेंटिंग विटामिन ए डिफिशियंसी, कंपैरिजन विद जीनोम एडिटिंग से कंपैरिजन करेंगे सिंथेटिक बायोलॉजी का। तो इधर तो एक नया माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ही हम लोग क्या कर रहे हैं, रीडिज़ाइन कर रहे हैं, और यहाँ पे जीनोम एडिटिंग तो सिर्फ जीनोम को एडिट कर रहे हैं ना। तो इन द सिंथेटिक बायोलॉजी साइंटिस्ट टिपिकली स्टिच टुगेदर लॉन्ग स्ट्रेचेस ऑफ द डीएनए। तो अगर किसी की पूरी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की बायोलॉजी चेंज करनी है तो हम लोग एक लंबा स्टिच करेंगे ना, लॉन्ग स्ट्रेच ऑफ द डीएनए को स्टिच करना पड़ेगा। इतना लंबा ऐसे स्ट्रेच है डीएनए का, उसको स्टिच करेंगे ऑलरेडी फाउंड इन एन ऑर्गेनिज्म और द एंटायरली नॉवल। अब ये जो डीएनए है लॉन्गर वाला, लॉन्गर स्ट्रेच का, हो सकता है कि ऑलरेडी किसी ऑर्गेनिज्म में हो, या फिर हम लोगों ने इंटायरली नॉवल, अच्छा ऑलरेडी फाउंड इन एन ऑर्गेनिज्म, या तो किसी ऑर्गेनिज्म में ऑलरेडी मिलता है या इंटायरली नॉवल होगा, एंड इंसर्ट देम इनटू द ऑर्गेनिज्म के जीनोम में हम उसको स्टिच कर देंगे, इंसर्ट कर देंगे। बट जीनोम एडिटिंग, तो एडिट तो थोड़ा सा ही करते हैं ना, है ना। साइंटिस्ट टिपिकली यूज द टूल्स टू मेक द स्मॉलर चेंजेस ही बस लेके आएंगे। एडिट करना मतलब कि स्मॉलर चेंजेस ही बस लेके आना। अब स्मॉलर चेंजेस में आप डिलीट कर सकते हो, ऐड कर सकते हो स्मॉल स्ट्रेचेस। तो यहाँ पे स्मॉल स्ट्रेचेस है, यहाँ पे लार्जर स्ट्रेचेस है, मेन डिफरेंस यही है, ठीक है। स्ट्रेचेस ऑफ द डीएनए टू ऑर्गेनिजम्स ओन डीएनए, तो ऑर्गेनिज्म के जो डीएनए है उसमें हम लोग उसको स्टिच कर रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पर जो लॉन्गर स्ट्रेचेस है डीएनए का उसको इंसर्ट कर रहे हैं ऑर्गेनिज्म के जीनोम में। इधर जीनोम में स्टिच कर रहे हैं और इधर डीएनए में स्टिच कर रहे हैं। इधर लॉन्गर वाला है, इधर स्मॉलर हो रहा है, ठीक है। इधर सिर्फ थोड़ा सा एडिटिंग ही शामिल है, स्मॉलर चेंजेस ला रहे हैं। देन नेक्स्ट इज स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज, और उससे पहले ये वाटर ट्रीटमेंट टेक्नोलॉजीज, वाटर को ट्रीट करने की टेक्नोलॉजीज क्या क्या है। तो ये वाटर पॉल्यूशन वाली जगह पे लिखेंगे हम कि ग्राफीन फिल्टर लगाओ, सोलर डीसैलिनेशन करो, फॉरवर्ड ऑस्मोसिस, वाटर ट्रीटमेंट टेक्नोलॉजीज। तो ग्राफीन फिल्टर्स, सोलर डीसैलिनाइजेशन, फॉरवर्ड ऑस्मोसिस। तो ग्राफीन फिल्टर, सोलर, ये तो कार्बन का ही है ना, एलोट्रॉप बोलते हैं गेस, हाँ। फिर सोलर डीसैलिनेशन, तो डीसैलिनाइजेशन ऑफ मरीन वाटर थ्रू दी सोलर एनर्जी। देन फॉरवर्ड ऑस्मोसिस। फिर क्या है, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज में क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं वो देखना था अपने को। तो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज ये पॉलिटी वाले नोट्स में ऐड करना पड़ेगा। तो की हाईलाइट्स ऑफ द रिपोर्ट लेजिस्लेटिव सेटिंग्स, तो स्टेट असेंबलीज है वो मीट फॉर एन एवरेज ऑफ ओनली 24 डेज। तो जो स्टेट असेंबलीज है वो ऑन एन एवरेज 24 दिन बस मिली है, बोलो 1 महीना भी नहीं मिल पाए हैं। स्टेट असेंबलीज मेट फॉर एन एवरेज ओनली ऑफ द 24 डेज in 2025. Despite this limited time, legislature passed a record high of over 600 बिल। अब देखो 1 महीने से भी कम दिन के लिए मिले हैं ऑन एन एवरेज, और पास किए हैं बिल ओवर 600 बिल्स। ये सारे स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज की बात चल रही है, ठीक है। तो लगभग 24 दिन के लिए वो मिले हैं, और 600 से ज़्यादा बिल इन्होंने पास किया है। फीवर देन 5% ऑफ बिल आर रिफर टू दी कमिटी, सब 5% से भी कम बिल रिफ़र किए गए कमिटीज़ को। कमिटीज़ रिव्यू वगैरह करती है ना कि ये बिल आना चाहिए, नहीं आना चाहिए, क्या मॉडिफिकेशन होना चाहिए। तो ये क्या शो कर रहा है हमको, डेमोक्रेटिक डेफिसिट दिखा रहा है कि लॉ आर रश्ड थ्रो विदाउट एडिक्वेट डिबेट और एक्सपर्ट स्क्रूटनी। एक्सपर्ट स्क्रूटनी को इन्होंने क्या कर दिया, ओवरलुक कर दिया। यहाँ पे देखो कमिटीज़ को दिया ही नहीं, 5% से भी कम के बिल्स को ही रिफ़र किया गया कमिटीज़ को। तो यहाँ पर एक्सपर्ट स्क्रूटनी है, उससे बच गया। एंड एडिक्वेट डिबेट नहीं हो रहा है, इतने कम दिन के लिए मिलेंगे तो क्या डिबेट होगा। तो लॉस आर रश्ड थ्रू विदाउट एडिक्वेट डिबेट और दी एक्सपर्ट स्क्रूटनी। रेयर यूज़ ऑफ द लेजिस्लेटिव कमिटी डिनाइज वाइटल स्टेक होल्डर इनपुट एंड डिटेल्ड रिव्यू। तो डिटेल्ड रिव्यू हो नहीं पाया क्योंकि कमिटी को दिया ही नहीं गया, क्योंकि रेयर यूज़ किया जा रहा है लेजिस्लेटिव कमिटी का। तो ये डिनाई कर रहा है वाइटल स्टेक होल्डर इनपुट, कि कौन कौन से इसमें स्टेक होल्डर होंगे, उनका क्या इनपुट होगा, उन सबको डिनाई कर दिया गया। दैन डिबेट ऑन द बजट, बजट के ऊपर जो डिबेट हो रहा है, ऑन एन एवरेज असेंबली सस्पेंड जस्ट 8 days
डिबेटिंग देयर स्टेट बजट। स्टेट बजट को डिबेट करने के लिए सिर्फ 8 दिन का समय लग रहा है इनको, और उतने में ही ये पूरा बजट पास कर दे रहे हैं। एंड स्टेट लाइक असम, हिमाचल प्रदेश एंड झारखंड, कौन कौन से स्टेट है इधर, असम, नॉर्थ ईस्ट का असम हो गया, हिमाचल प्रदेश एंड झारखंड, पास्ड द मोर देन 70% ऑफ देयर बजट विदाउट ज़ीरो डिस्कशन। ज़ीरो डिस्कशन के साथ उन्होंने 70% ऑफ द बजट को पास कर दिया। कुछ स्टेट्स हैं जैसे असम, झारखंड एंड ये हिमाचल प्रदेश, ठीक है। तो इरोजन ऑफ द फाइनेंशियल अकाउंटेबिलिटी भी नहीं है, क्योंकि बजट में तो पूरा पैसा कहाँ खर्चा होना ये सब लिखा रहता है, और अगर उस पर भी डिबेट नहीं हो रही है और जस्ट 8 डेज में आप उसको पास कर दे रहे हो, तो फाइनेंशियल अकाउंटेबिलिटी कहाँ है इधर। दिस डिटरमाइंस द लेजिस्लेचर कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी, ये अंडरमाइन कर दे रहा है जो लेजिस्लेचर है उसकी कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी टू ओवरसी स्पेंडिंग, एसेस डिपार्टमेंटल नीड्स एंड होल्ड द गवर्नमेंट अकाउंटेबल। तो इरोजन ऑफ द फाइनेंशियल अकाउंटेबिलिटी, क्योंकि यहाँ पर जो कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी है लेजिस्लेचर की वो ओवरसी करती है ना स्पेंडिंग को, बट वो चीज़ अंडरमाइन हो गई है। देन ऑर्डिनेंस, स्टेट इशूड 127 ऑर्डिनेंस इन 2025 मार्किंग अ 27% इंक्रीज। तो 127 ऑर्डिनेंसेस, 27% इंक्रीज इन द ऑर्डिनेंस मेकिंग इशूड इन द 2024 के कंपैरिजन में 27% इंक्रीज हुआ है, ठीक है। हाँ, तो ये डेटा याद रखना है, ये स्टेट का है। देन एग्जीक्यूटिव ओवर रीच, जब भी ऑर्डिनेंस बनता है तो क्या हो रहा है, ऑर्डिनेंस बनाता कौन है, एग्जीक्यूटिव बनाता है। तो लेजिस्लेटिव है, उसका पावर है, उसको क्या कर रहे हैं, बाईपास कर दे रहे हैं। तो हैवी रिलायंस ऑन द ऑर्डिनेंसेस अलाउज स्टेट एग्जीक्यूटिव्स टू बाईपास द असेंबली एंड इनैक्ट लॉ बाय डिक्री, अवॉइडिंग इमीडिएट डेमोक्रेटिक डिबेट। तो उसी समय जो डेमोक्रेटिक डिबेट होता है वो तो नहीं हो पाएगा ना। देन कॉन्स्टिट्यूशनल वैकेंसी में क्या, 8 स्टेट असेंबलीज फंक्शन करी है बिना किसी डिप्यूटी स्पीकर के। डिप्यूटी स्पीकर ही इन्होंने अपॉइंट नहीं किया है 8 स्टेट असेंबलीज में एज ऑफ May 2026 विद झारखंड असेंबली इग्नोरिंग द मैंडेट फॉर 21 ईयर्स। तो झारखंड में 21 साल से कोई डिप्यूटी स्पीकर नहीं है, ठीक है। तो झारखंड का केस याद रखना। झारखंड को तब भी याद रखा था हमने जब जो बजट है वो बिना डिस्कशन, ज़ीरो डिस्कशन के 70% ऑफ द बजट पास कर दिए गए। तो इंस्टीट्यूशनल डीके हो रहा है ना, डिप्यूटी स्पीकर एक इंस्टीट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन में उसको बोला गया है कि होना चाहिए, बट ये देखो इंस्टीट्यूशन ही नहीं बना रहे हैं। तो दिस वायलेट्स द आर्टिकल 178 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, है ना। एंड नॉर्मलाइजेज द ब्रीच ऑफ द एस्टैब्लिश्ड पार्लियामेंट्री प्रोसीजर। तो वॉयलेशन है पहली बात तो आर्टिकल 178 का इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, नॉर्मलाइज कर रहा है ब्रीच ऑफ एस्टैब्लिश्ड पार्लियामेंट्री प्रोसीजर्स। फिर गवर्नर है उसका एसेंट, फ्रिक्शन ओवर गवर्नर्स डिलेइंग एसेंट टू द बिल्स फोर्स्ड स्टेट्स लाइक तमिलनाडु केरला टू अप्रोच टू द सुप्रीम कोर्ट। और देखो गवर्नर क्योंकि एसेंट दे नहीं रहा है तो स्टेट्स लाइक तमिलनाडु एंड केरला वो सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच कर रहे हैं। देन कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रिक्शन चल रहा है ना, तो सिस्टमेटिक डिले इन दी गवर्नर्स एसेंट की, गवर्नर को एक सही टाइम तक का उसको एसेंट दे देना चाहिए लेकिन वो डिले कर रहा है। सिस्टमिक डिलेज इन गवर्नर्स एसेंट सिग्नल अ सीरियस ब्रेकडाउन दिखा रहा है ये बिटवीन द इलेक्टेड स्टेट गवर्नमेंट और किसके, अपॉइंटेड कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटीज़, है ना। ब्रेकडाउन हो रहा है ना यहाँ पर, इलेक्टेड स्टेट गवर्नमेंट मतलब सीएम लोग और अपॉइंटेड कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटीज़ मतलब गवर्नर, है ना, वो अपॉइंट किए जाते हैं ना, एक कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है वो। तो यहाँ इशू है। तो स्टेट असेंबलीज में इश्यूज़ भी अगर बोलेगा कि स्टेट असेंबलीज में क्या क्या इश्यूज़ है, क्या चैलेंजेस अभी हम फेस कर रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें क्या क्या, एक तो ऑर्डिनेंस मेकिंग 127 ऑर्डिनेंसेस बनाए गए हैं, 27% इंक्रीज फ्रॉम 2024। तो 1 पॉइंट ऑर्डिनेंस का, और स्टेट असेंबली क्या करती है, बजट पास करती है। तो बजट कैसे सोचना है वो देखते हैं। तो स्टेट असेंबलीज़ का काम क्या क्या है। स्टेट असेंबलीज़ नॉर्मली क्या होता है कि वो मिलती है ना, मीटिंग्स होती है, सेशंस होते हैं। एंड देन दूसरा क्या कि वो बजट पास करते हैं। और अगर जो असेंबलीज है वो भी सेशन में नहीं है तो क्या होगा, ऑर्डिनेंस आता है, ऑर्डिनेंस हो गया। एंड देन ये सारे मीटिंग्स वगैरह को हेल्ड कौन कराता है, स्पीकर, अगर वो नहीं है तो डिप्यूटी स्पीकर। फिर और कौन सी
अथॉरिटी होती है जिनसे मिलकर ये स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली बनती है। तो दोनों हाउस, जहाँ जिन भी स्टेट में दोनों हाउस हैं, और गवर्नर, तो गवर्नर के साथ कैसे हुआ। तो ये 5 पॉइंट हो गए। अब सब पे क्या क्या दिक्कत हो रहा है, तो मीटिंग्स, वही मीटिंग्स मतलब सिटिंग्स। तो स्टेट असेंबलीज है वो मिल रही है लेस देन 20 ऑन एन एवरेज, लेस देन नहीं। तो स्टेट असेंबलीज मेट फॉर ऑन एन एवरेज 24 डेज इन 2025, और उन्होंने ऑन एन एवरेज 24 डेज मिले और 600 से ज़्यादा बिल पास कर दिए हैं। तो क्या समझ आया इससे कि यहाँ पर जो डिबेट हो रहा है वो सही से नहीं हो रहा है, एडवोकेट डिबेट नहीं हो रहा है, एक्सपर्ट स्क्रूटनी नहीं हो रही है, क्योंकि ये लेजिस्लेटिव कमिटीज़ को रिफ़र नहीं किए जा रहे हैं। लेस देन 5% बिल रिफ़र किए गए हैं कमिटीज़ को। तो एक्सपर्ट रिव्यू नहीं हो पा रहा है, स्टेक होल्डर के इनपुट नहीं ऐड किए जा रहे हैं, डिटेल रिव्यू नहीं हो रहा है। बजट है 70% ऑफ द बजट तो ज़ीरो डिस्कशन से पास हो रहा है, जैसे झारखंड, हिमाचल प्रदेश और असम में। ऑन एन एवरेज बजट के लिए 8 दिन चाहिए रहता है, उन लोग बजट पास कर देते हैं। देन ऑर्डिनेंस 127 ऑर्डिनेंसेस पास किए गए, 27% इंक्रीज है फ्रॉम द 2024। देन कॉन्स्टिट्यूशनल वैकेंसी कैसे है कि डिप्टी स्पीकर का पोस्ट अपॉइंट ही नहीं कर रहे हैं, है ना। बिना डिप्टी स्पीकर के 8 स्टेट असेंबलीज फंक्शन कर रही है, और झारखंड ने तो 21 साल से कोई डिप्टी स्पीकर नहीं अपॉइंट किया। फिर गवर्नर है, और गवर्नर जो कि अपॉइंटेड होता है और जो इलेक्टेड रहता है उनके बीच टसल चल रहा है। जैसे तमिलनाडु के केरला ने अप्रोच किया सुप्रीम कोर्ट को, क्योंकि अननेसेसरीली डिले हो रहा है गवर्नर के एसेंट में, है ना। जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रिक्शन चल रहा है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको लिखेंगे जहाँ पर भी हमको मौका मिला। फिर देयर इज़ राइट टू बी फॉरगॉटन, फंडामेंटल राइट टू प्राइवेसी अंडर द आर्टिकल 21। तो आर्टिकल 21 याद रखना है। आर्टिकल 21 में राइट टू बी फॉरगॉटन भी एक फीचर है। राइट टू बी फॉरगॉटन क्या होता है, एक ऐसा राइट है, राइट ऑफ एन इंडिविजुअल का राइट है टू हैव आउटडेटेड, इररेलेवेंट और प्रीजुडिशियल पर्सनल इंफॉर्मेशन रिमूव्ड फ्रॉम ईजी पब्लिक एक्सेस इन द डिजिटल डोमेन। तो डिजिटल डोमेन में जो ईजी पब्लिक एक्सेस है वहाँ पर से पर्सनल इन्फॉर्मेशन हटाना, इररेलेवेंट और आउटडेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन है किसी इंडिविजुअल का, उसको हटाना, ठीक है। आउटडेटेड होना चाहिए, इररेलेवेंट, प्रीजुडिशियल, पर्सनल इन्फॉर्मेशन, ठीक। देन आइसोब्यूटेनॉल है, इसको ब्लेंड करेंगे विद दी डीजल। पेट्रोल के साथ ब्लेंड होने वाला क्या है, वो तो एथेनॉल है ना। एथेनॉल विल ब्लेंड इनटू पेट्रोल, बट आइसोब्यूटेनॉल होगा वो ब्लेंड होगा डीजल के साथ, ठीक। फिर 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट कौन कौन सा है, 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट है ये एयरक्राफ्ट, ठीक है। तो F-22 राप्टार, देन F-35 लाइटनिंग 2, एफ वाला है ये सारा फाइटर, ऐसे याद रख लें, एफ से फाइटर होगा तो क्या एयरक्राफ्ट है। देन J-20 एंड Su-57, ठीक है, J-20 Su-57 ये सारे 5th जनरेशन वाले हैं। और देन स्टेल्थ टेक्नोलॉजी मतलब क्या होता है, लो राडार क्रॉस सेक्शन, मतलब राडार में आता नहीं है, तभी ना इसकी स्टेल्थ टेक्नोलॉजी है। तो लो राडार क्रॉस सेक्शन होगा, राडार एब्जॉर्बिंग मटेरियल इसमें लगा होगा, है ना, कि राडार जो भी वेस्ट छोड़ता है उसको वो एब्जॉर्ब कर लेगा। यही तो स्ट्रेंथ टेक्नोलॉजी कहलाएगी उसकी। रिड्यूसेस द राडार डिटेक्शन प्रोबेबिलिटी डिफिकल्ट टू डिटेक्ट, देन नॉट इनविजिबल नहीं हो जाएगा, है ना, बट डिफिकल्ट होगा राडार से इसको डिटेक्ट कर पाना बिकॉज ऑफ स्टेल्थ टेक्नोलॉजी। देन म्यांमार ओनली कंट्री है आसियान का दैट शेयर्स लैंड बॉर्डर विथ इंडिया। तो ये तो पता ही है अपने को, जैसे इंडिया है आसियान में से म्यांमार इज़ द ओनली आसियान कंट्री जो कि शेयर करता है इंडिया के साथ लैंड बॉर्डर। देन माजुली आइलैंड आसाम का, माजुली आइलैंड है आसाम में, है ना, वर्ल्ड का लार्जेस्ट इनहैबिटेड रिवर आइलैंड है, इनहैबिट किया जाता है, ठीक है, रिवर में एक ऐसा आइलैंड जहाँ पर लोग रहते हैं। फिर वर्ल्ड का लार्जेस्ट है, और ये लोकेटेड बिटवीन द ब्रह्मपुत्र एंड द सुबनसिरी रिवर। किसके बीच में है, आइलैंड है तो 2 रिवर के बीच में ही होगा ना, तो दिस इज ब्रह्मपुत्र रिवर, अदर सुबनसिरी रिवर, ब्रह्मपुत्र सुबनसिरी, ठीक है। देन मिशन शक्ति है वो इंडिया का 2019 का है। इंडियाज एंटी सैटेलाइट मिसाइल टेस्ट,
देखो मिशन शक्ति है, ठीक है, और एक शक्ति स्कीम अलग है ना, प्रोजेक्ट शक्ति ऐसा कुछ है शायद। ये मिशन शक्ति बोलेगा ना तो मिशन है। मिशन किसके लिए होगा, तो एंटी सैटेलाइट मिसाइल टेस्ट है ये। इंडिया बिकेम 4th कंट्री टू डेमोन्स्ट्रेट एंटी सैटेलाइट कैपेबिलिटी, मतलब सैटेलाइट को डिस्ट्रॉय करने वाली कैपेबिलिटी है, तो एंटी सैटेलाइट बोल रहा है। तो इंडिया का ये एंटी सैटेलाइट मिसाइल टेस्ट है, तो वही स्पेस डेब्रिस को कर्व करने के लिए है मिशन शक्ति। 2019 का एंटी सैटेलाइट कैपेबिलिटी दिखाने वाले डेमोन्स्ट्रेट करने वाले इंडिया इज़ द 4th कंट्री। तो और किसके किसके पास होगा, ये तो ऑब्वियस सी बात है, रसिया, यूएसए एंड चाइना एंड देन इंडिया। देन नेक्स्ट इन द न्यूज़ वॉज दी WPI का भी बेस ईयर चेंज हुआ था। तो होलसेल प्राइस इंडेक्स, इट इज़ अ मेजर ऑफ द एवरेज चेंज ऑफ द प्राइसेस ऑफ अ फिक्स्ड सेट ऑफ गुड्स एट द फर्स्ट पॉइंट ऑफ बल्क सेल इन द commercial transaction in the domestic market over a given period of time। तो ये क्या है, मेज़र है, इट इज़ अ मेज़र ऑफ चेंज ऑफ द प्राइसेस ऑफ अ फिक्स्ड सेट ऑफ गुड्स एट द फर्स्ट पॉइंट ऑफ द बल्क सेल इन द कमर्शियल ट्रांजेक्शन में इन द डोमेस्टिक मार्केट ओवर अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। कौन निकालता है, WPI, ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइज़र, DPIIT, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। तो ये तो देखा ही था, होलसेल प्राइस इंडेक्स होगा वो ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइज़र, DPIIT एंड मिनिस्ट्री ऑफ CI। देन की चेंजेस इन दी रिवाइज्ड सीरीज़ में क्या चेंजेस लेके आए गए हैं, पहले बेस ईयर था वो 2011-12 था, उसको चेंज करके 2022-23 कर दिया गया है, तो 2011-12 से 2022-23। देन एक्सपांडेड कवरेज आइटम्स इंक्रीज़ कर दिया गया। अब जब भी कोई भी नया आएगा, अब बेस ईयर वगैरह चेंज करेंगे तो आइटम्स ही इंक्रीज़ करेंगे। फिर एनर्जी बास्केट रैशनलाइजेशन किया गया, जैसे कि जो सोलर, विंड एंड न्यूक्लियर एनर्जी थी उनको ऐड किया गया अंडर इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि सोलर से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हैं, विंड से भी एंड न्यूक्लियर एनर्जी से भी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हैं। देन क्रूड पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस शिफ्टेड टू द फ्यूल एंड पावर। क्रूड पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, इसको फ्यूल एंड पावर में ऐड कर दिया गया, क्योंकि इससे तो पेट्रोलियम फ्यूल एंड पावर की तरह उसको यूज़ कर रहे हैं ना अपन, इसलिए। देन WPI विल बी रिप्लेस्ड बाय द PPI। अभी चेंज नहीं हो रहा, अभी तो सिर्फ बेस ईयर चेंज किया गया है, लेकिन रिप्लेस करने वाले हैं हम WPI को PPI से। PPI क्या होगा, प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स, प्रोड्यूसर जो प्रोड्यूस कर रहा है, तो इट मेजर्स द एवरेज चेंज इन द price of the producer receives for his goods or services sold in the domestic market or exports। तो ये मेज़र करेगा जो भी एवरेज चेंज हो रहा होगा प्राइस ऑफ द प्रोड्यूसर, प्राइस ऑफ प्रोड्यूसर रिसीव से, जो भी प्रोड्यूसर रिसीव करता है प्राइस, उसमें जो एवरेज चेंज हमको देखने को मिलेगा फॉर हिज गुड्स और सर्विसेज सोल्ड इन द डोमेस्टिक मार्केट एक्सपोर्ट्स। PPI मेजर्ड थ्रू आउटपुट PPI, इनपुट PPI एंड सर्विस PPI। तो तीन तरीके के PPI होंगे, आउटपुट PPI, इनपुट PPI, सर्विस PPI, कंपाइल्ड ऑन द क्वार्टरली बेसिस पे कंपाइल किए जाएंगे। एंड देन IIP बेस ईयर चेंज, IIP का भी 2011-12 था, उसको चेंज करके 2022-23 कर दिया गया। तो इसको कौन किया है, मॉस्पी। तो IIP का मॉस्पी क्या है, आई ऐसे याद रख लेंगे, मॉस्पी बस वही बस था। WPI जिसको ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइज़र, बाकी सब मॉस्पी ही करता था। देन दिस इज द 10th रिविजन है बेस ईयर का ऑफ ऑल इंडिया IIP। द फर्स्ट IIP वॉज प्रिपेयर्ड विद द बेस ईयर 1937। और क्या चेंज किए गए हैं इसके अलावा IIP में, तो IIP का फुल फॉर्म भी पता होना चाहिए ना, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, तो इंडस्ट्री रिलेटेड होता है। तो इसमें क्या क्या और चेंजेस लाए गए हैं, जैसे माइनिंग क्वेयरिंग वाला है ना, इसका जो वेटेज था उसको कम किया गया, 14% था तो 11% कर दिया गया। माइनिंग क्वेयरिंग, अब अरे मैं तो ईयरफोन ही कनेक्ट करना भूल गई थी। सो माइनिंग एंड क्वेयरिंग है वो 14% था पहले, अब उसको 11% कर दिया गया। फिर मैन्युफैक्चरिंग है, उसका परसेंटेज भी कम किया गया, 76% हो गया। फिर इलेक्ट्रिसिटी एंड गैस सप्लाई 7% से इसको बढ़ा दिया गया, इलेक्ट्रिसिटी एंड गैस सप्लाई, क्योंकि इसका डिमांड तो बढ़ता जाएगा ना। फिर वाटर सप्लाई, सीवेज एंड वेस्ट मैनेजमेंट, ये एक नया क्राइटेरिया ऐड किया गया है। तो वाटर सप्लाई, सीवेज एंड वेस्ट ट्रीटमेंट इंडस्ट्री में, क्योंकि इंडस्ट्री है उस वो कुछ भी प्रोड्यूस करती है, तो वाटर सप्लाई, सीवेज, वेस्ट मैनेजमेंट, ये सब भी होना चाहिए ना एक सेक्टर, तो इसको भी ऐड किया गया। इसको ऐड करने के लिए इसका वेटेज कम किया गया और 2%। फिर एक नया
सेक्टर ऐड कर दिया गया, ठीक है। तो ये IIP में याद रखना है, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। माइनिंग क्वायरिंग तो पहले से था, मैन्युफैक्चरिंग भी था, फिर इलेक्ट्रिसिटी एंड गैस सप्लाई, फिर वाटर सप्लाई, सीवेज, सेवरेज एंड वेस्ट मैनेजमेंट एक नया क्राइटेरिया ऐड किया गया। तो वाटर सप्लाई, सेवरेज, वेस्ट मैनेजमेंट वाज नॉट सेपरेटली क्लासिफाइड इन द बेस ईयर। इस वाले बेस ईयर में पहले नहीं था, बट अब उसको न्यू बेस ईयर के साथ डाल दिया गया है। फिर चाइना बॉर्डर डिस्प्यूट। चाइना बॉर्डर डिस्प्यूट में क्या है, अबाउट इंडिया चाइना बॉर्डर डिस्प्यूट, डिफरेंट परसेप्शंस ऑफ द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। ये तो पता है अपने को, इधर है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। तो दोनों ही कंट्रीज़ का डिफरेंट परसेप्शन है अबाउट द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, एज इंडिया शेयर्स सेकेंड लॉन्गेस्ट लैंड बाउंड्री विद चाइना। ये तो पता है अपने को, 55 MBA है ना। सबसे लार्जेस्ट बॉर्डर इंडिया किससे शेयर करता है, लैंड बॉर्डर बांग्लादेश, देन चाइना। तो सेकेंड लॉन्गेस्ट बॉर्डर विद चाइना, इसके साथ 3500 के आसपास है ना, 3500 किलोमीटर। पाकिस्तान के साथ 3200 किलोमीटर। ओनली आफ्टर बांग्लादेश, बांग्लादेश के साथ 4000 किलोमीटर। फिर इन 1865 व्हेन दी W.H. जॉनसन, अ सिविल सर्वेंट विद द सर्वे ऑफ इंडिया, प्रपोज्ड द जॉनसन लाइन। W.H. जॉनसन जो कि एक सिविल सर्वेंट था, वो सर्वे ऑफ इंडिया में था, ठीक है। उन्होंने प्रपोज किया था जॉनसन लाइन, विच प्लेस्ड अक्साई चेन विद इन जम्मू एंड कश्मीर विद चाइनीज डायनेस्टी रिफ्यूज्ड। तो अकॉर्डिंग टू जॉनसन लाइन है ना, उसमें अक्साई चीन को इंडिया का पार्ट बताया गया जम्मू एंड कश्मीर में। तो जो इंडिया है वो मानता है जॉनसन लाइन को, है ना, जॉनसन लाइन। तो हम ऐसे याद रखेंगे कि इंडिया में जॉनसन बेबी का प्रोडक्ट आता है ना, तो इंडिया में जॉनसन लाइन मानते हैं हम, लेकिन उसको चाइनीज़ डायनेस्टी रिफ्यूज़ करती है। बट फिर शिमला मीटिंग जो हुआ था ना 1914 में, बिटवीन ब्रिटिश इंडिया, तिब्बत एंड चाइना, ब्रिटिश इंडिया, तिब्बत एंड चाइना, प्रपोज्ड लाइन फ्रॉम भूटान टू बर्मा। उन्होंने भूटान से लेकर बर्मा तक का लाइन प्रपोज किया था, नाम म्यांमार मैकमोहन लाइन, बट अपोज्ड बाय चाइना, है ना। शिमला मीटिंग 1914 में हुआ था। उस टाइम पे इंडिया तिब्बत एंड ब्रिटिश इंडिया, तिब्बत एंड चाइना ने प्रपोज किया था लाइन फ्रॉम भूटान से लेकर बर्मा, इधर भूटान से लेकर ऐसे बर्मा तक का लाइन था, उस जिसको हम लोग मैकमोहन लाइन बोलते हैं, उसको भी चाइना अपोज करता है। तो उसका परसेप्शन अलग है लाइन ऑफ कंट्रोल का। देन जैसे कॉटन का चारों वैरायटी हम लोग कमर्शियल स्केल में प्रोड्यूस करते हैं, वैसे सिल्क के बारे में पढ़ लेते हैं। तो मिशन सनहजोरी याद रखना है, मिशन सनहजोरी ट्रांसफॉर्म करना असम का जो यूनिक मुगा सिल्क है। तो असम का मुगा सिल्क याद रखना है अपने को, असम का मुगा सिल्क, यहाँ पे असम है और यहाँ का मुगा सिल्क। मुगा सिल्क बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था, प्रीलिम्स में भी सिल्क में क्वेश्चन था, तो याद रखना मुगा सिल्क सेक्टर इनटू हाई वैल्यू लग्जरी टेक्सटाइल इकोसिस्टम फ्रॉम host plant cultivation and silkworm seed production to reeling, weaving, branding, export promotion, digital traceability and tourism. Targets by 2028, targets by 2028 का क्या टारगेट है, स्टैब्लिश करना 5 मॉडर्न मुगा रीलिंग यूनिट्स एंड मुगा स्पून मिल, क्रिएशन ऑफ 30 FPO एक्सेट्रा। देन मुगा सिल्क है क्या, वन ऑफ द 5 मेजर नेचुरल वैराइटीज़ है सिल्क की। तो कॉटन की 4 वैराइटीज़ है, सिल्क की 5। तो ये तो बढ़िया हो गया, ऐसा 5 जैसे दिख रहा है, तो ये इसका और ये इसका। तो इंडिया में 5 मेजर नेचुरल वैराइटीज़ है सिल्क की। इंडिया प्रोड्यूसेस ऑल ऑफ 5। कॉटन भी चारों के चारों प्रोड्यूस करता है इंडिया, सिल्क भी 5 के 5 प्रोड्यूस करता है। सिल्क इज नेचुरल प्रोटीन फाइबर है तभी ना उससे कपड़े बनेंगे, टेक्सटाइल बनेंगे। प्रोड्यूस्ड बाय द सिल्क वॉर्म्स प्राइमरली फ्रॉम द बॉम्बेक्स मोरी स्पीसीज। क्या से बनता है, बॉम्बेक्स, याद रख सकते हैं, बॉम्बेक्स मोरी स्पीसीज। यूनिक आइडेंटिटी क्या है, मुगा सिल्क इज द वर्ल्ड्स ओनली नेचुरली गोल्डन सिल्क एंड इंडियाज फर्स्ट GI टैग सिल्क। मुगा सिल्क है वो वर्ल्ड का ओनली नेचुरली गोल्डन सिल्क है। तो असम का ये जो मुगा सिल्क है ना, वो वर्ल्ड का ओनली नेचुरली गोल्डन कलर का रहने वाला सिल्क है। और इंडिया का पहला GI टैग सिल्क 5 वैरायटी उनमें से पहला सिल्क है जिसको GI टैग मिला है 2007 में। असम अकाउंट्स फॉर 90% ऑफ द वर्ल्ड्स मुगा सिल्क प्रोडक्शन। तो असम अकेली ही 90% ऑफ द वर्ल्ड मुगा सिल्क, वर्ल्ड का, ऐसा नहीं कि इंडिया का मुगा सिल्क का 90% असम प्रोड्यूस कर, पूरे वर्ल्ड का मुगा सिल्क का प्रोडक्शन का असम सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक। एंड देन सिल्क वॉर्म, इट इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम सेमी डोमेस्टिकेटेड मल्टी वोल्टाइन सिल्क वॉर्म एंथेराई,
क्या लिखा है, एंथराई एसमेनिस, ये तो उसका वैरायटी है, चलो ठीक है। सेमी डोमेस्टिकेटेड मल्टी वॉल्टाइन, उस ये क्या कहता है दैट देन इट फीड्स ऑन द एरोमेटिक लीव्स ऑफ द सोम एंड स्वालू प्लांट्स एंड आर रेयर्ड ऑन ट्रीज सिमिलर टू दैट ऑफ द तसर। तो ये तो पता है कि जो सिल्क है, अब इसमें सिल्क वॉर्म होगा वो किसकी पत्तियां को खाता है, एरोमेटिक लीव्स ऑफ सोम एंड स्वालू, सोम एंड आलू प्लांट, और रेयर किया जाता है ऑन ट्रीज सिमिलर टू दैट ऑफ द तसर की जैसे वाली ही ट्रीज एंड पे। देन अदर टाइप ऑफ सिल्क कौन कहते हैं, हमने देखा कि 5 टाइप का सिल्क होता है, एक मुगा सिल्क है और बाकी क्या है, एक मलबेरी सिल्क पढ़ा है हमने, ठीक है। मुगा एंड मलबेरी 2 हो गए, 2 ठोक टी वाले होंगे, एक ट्रॉपिकल तसर और एक जिसको कोसा बोलते हैं, और दूसरा होगा उसको टेम्परेट या फिर ओक तसर बोलते हैं, ठीक है। एक ट्रॉपिकल और एक टेम्परेट, एंड देन एरी सिल्क। तो हो गया 5, मुगा सिल्क, मलबेरी सिल्क, ट्रॉपिकल तसर, टेम्परेट तसर, ट्रॉपिकल वाले को कोसा बोलते हैं और टेम्परेट वाले को ओक तसर बोलते हैं, और एरी सिल्क, ठीक है। तो जो मलबेरी है वो 92% ऑफ द इंडिया सिल्क प्रोडक्शन प्रोड्यूस मेनली इन कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तो साउथ वाले रीजन में कर्नाटका तमिल, तभी तो इधर सिल्क की साड़ियाँ साउथ इंडिया में ज़्यादा दिखता है ना, अपन कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ठीक है। मलबेरी सिल्क 92% ऑफ द इंडिया सिल्क प्रोडक्शन। तो जो 5 टाइप का सिल्क है इनमें से सबसे ज़्यादा इंडिया कौन सा प्रोड्यूस करता है, दैट इज़ मलबेरी, ठीक। और वर्ल्ड में मुगा सिल्क है वो असम में ही 90% ग्रो किया जाता है, इतना ज़्यादा, ठीक है। तो असम में डोमिनेट कौन सा सिल्क प्रोड्यूस किया जाता है, दैट इज़ मुगा सिल्क। बट इंडिया में जो सबसे ज़्यादा सिल्क हम लोग प्रोड्यूस करते हैं दैट इज़ मलबेरी सिल्क। फिर ट्रॉपिकल तसर जिसको कोसा बोल रहा है, इट इज़ ट्रॉपिकल वेराइटी, इट इज़ द कॉपरिश कलर कोर्स सिल्क जनरेटेड बाय द सिल्क वॉर्म एंथेराइया माइलिट्टा विच मेनली थ्राइव ऑन द फूड प्लांट्स असन एंड अर्जुन। तो फूड प्लांट्स को भी याद रखना है, असन एंड अर्जुन में थ्राइव करता है। देन ट्रॉपिकल तसर, टेम्परेट और ओक तसर practiced in its sub-Himalayan belt extending from Kashmir to Manipur. And then एरी सिल्क also called एंडी या फिर इरांडी सिल्क ही भी बोलते हैं। तो एरी, एंडी, इरांडी सिल्क, इट इज़ प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द डोमेस्टिकेटेड सिल्क वॉर्म फिलोसामिया रिसिनी दैट फीड्स मेनली ऑन कास्टर लीव्स, ठीक है। कास्टर लीव्स में मेनली फीड करता है। फिर ये कास्टर लीव्स वही है जिससे कास्टर ऑयल प्रोड्यूस किया जाता है। दैन दी नॉर्थ ईस्टर्न हैंडीक्राफ्ट्स एंड दी हैंडलूम्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड ऑब्टेन्ड ओइकोटेक्स सर्टिफिकेशन फॉर दी एरी सिल्क। तो इसको क्या मिला है, ओइकोटेक्स सर्टिफिकेशन मिला है एरी सिल्क के ऊपर फ्रॉम जर्मनी विच विल इन्हांस दी मार्केटेबिलिटी एंड एक्सपोर्ट ऑफ द एरी सिल्क। तो एरी सिल्क का क्या होगा, मार्केटेबिलिटी। अब कोई भी कहीं से रिकॉग्निशन मिलता है तो उसका मार्केटेबिलिटी, मार्केट एक्सेस अब बढ़ जाएगा, है ना, क्योंकि ये सर्टिफिकेशन मिल गया कि अच्छी क्वालिटी का है करके। देन ओइकोटेक्स इज अ वर्ल्ड वाइड सर्टिफिकेशन फॉर टेक्सटाइल टेस्ट्स फॉर हार्मफुल सब्सटेंसेस इन टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स इंश्योरिंग दैट द फाइनल प्रोडक्ट इज सेफ फॉर द ह्यूमन यूज़, के लिए सेफ है, तब जाके वो सर्टिफिकेशन मिलता है, ओके। एंड देन इंडिया नेपाल के बारे में देख लेते हैं। इंडिया नेपाल बॉर्डर ये बचपन तो 1 2 3 4 4th लार्जेस्ट बॉर्डर शेयर करता है इंडिया, है ना, नेपाल के साथ। एंड देन नेपाल एंड फिर भूटान, तो 1750 और फिर भूटान के साथ 750, म्यांमार के साथ 1650 किलोमीटर, है ना, इतना लैंड बॉर्डर से शेयर करता है। और कौन से 5 स्टेट्स हैं उनसे बाउंड्री शेयर करता है। मेची ब्रिज कनेक्ट करता है पनीतांकी बाईपास वेस्ट बंगाल का इन इंडिया विद दी ककारवित्ता इन नेपाल। तो इंडिया नेपाल रिलेशन के टाइम पे हमको ये मेची ब्रिज याद रखना है। मेची नेपाल नेपाल है, इधर भूटान है, तो मेची करके याद रखना है, मेची ब्रिज। फिर नेपाल और इंडिया का बॉर्डर एरिया में क्या कौन कौन सा डिस्प्यूटेड वन है, तो काला पानी, लिम्पियाधुरा, ये तो वही है उत्तराखंड वाला, है ना, इधर उत्तराखंड है, इधर नेपाल है, तो यही वाला रीजन है काला पानी, लिम्पियाधुरा, लिपू लेक। काला पानी, लिम्पियाधुरा, लिपू लेक,
ट्राई जंक्शन उत्तराखंड में। काला पानी लोकेटेड है इंडिया नेपाल चाइना ट्राई जंक्शन गिविंग इट स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस। फिर लिम्पियाधुरा नॉर्थ वेस्ट ऑफ काला पानी क्लेम्ड बाय नेपाल एज द ट्रू सोर्स ऑफ द काली रिवर का ट्रू सोर्स ऐसा बोलते हैं लोग नेपाल वाले। काली मतलब महाकाली रिवर अंडर द ट्रीटी ऑफ सगौली वो ये वाली ट्रीटी याद है ब्रिटिश के टाइम पे हुई थी। देन लिपू लेक इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट माउंटेन पास यूज्ड बाय द इंडियन पिलग्रिम्स ट्रैवलिंग टू कैलाश मानसरोवर इन तिब्बत। तो लिम्पियाधुरा को याद रखना, लिम्पिया से याद रखेंगे कि लिप देंगे काले कलर में, तो काली रिवर का ये सोर्स है करके ट्रीटी ऑफ सगौली के अंदर नेपाल वाले बोलते हैं कि लिम्पियाधुरा उनका, ठीक है। ईस्ट सुस्ता एरिया बिहार। एंड देन नेक्स्ट इज यूएन पीस कीपिंग। तो यूएन पीस कीपर्स ब्लू ब्लू कलर का हेलमेट लगाते हैं इसलिए इनको ब्लू हेलमेट बोल दे रहे हैं। पीस कीपर्स है बिगन इन 1948 व्हेन द यूएन डिप्लॉयड military observers to West Asia to observe the armistice agreement, also called blue helmet, as they use the blue helmets while carrying out peacekeeping missions around the world। तो पीस कीपिंग मिशन करते रहते हैं अराउंड द वर्ल्ड, तो ये ब्लू कलर का हेलमेट पहने रहते हैं इसलिए इसको ब्लू हेलमेट बोला जा रहा है। डिप्लॉयमेंट मैकेनिज्म क्या, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल बाय अडॉप्टिंग अ रेजोल्यूशन अडॉप्ट करेगी यूएनएससी और उसके बाद डिप्लॉय कर दिए जाते हैं पीस कीपर्स को। प्रिंसिपल ऑफ पीस कीपिंग आर बेस्ड ऑन द कंसेंट ऑफ द पार्टीज की कंसेंट पे, इम्पार्शियलिटी, नॉन यूज ऑफ द फोर्स, मतलब फोर्स को यूज़ नहीं करेंगे एक्सेप्ट इन द सेल्फ डिफेंस के लिए फोर्स यूज़ करेंगे, बाकी फोर्स यूज़ नहीं करेंगे पीस कीपर्स। डिफेंस ऑफ द मैंडेट। फिर डिपार्टमेंट ऑफ पीस ऑपरेशंस ऑफ यूएन प्रोवाइड करता है पॉलिटिकल एंड एग्जीक्यूटिव डायरेक्शन फॉर द पीस कीपिंग ऑपरेशंस के लिए। देन नेक्स्ट इज बोलिड्स, एस्टेरॉइड्स, मेटेओराइड्स एंड मीटियोर। तो बोलाइड है वो एक्सेप्शनली ब्राइट मीटियोर को ही बोलते हैं, है ना। मीटियोर फायर बॉल जो होता है दैट एक्सप्लोड्स इन द अर्थ एटमॉस्फेयर, तो बहुत ही ज़्यादा ब्राइट हो जाएगा मीटियोर, उसी को बोलाइड बोल देते हैं। प्रोड्यूसिंग इंटेंस फ्लैशेस ऑफ लाइट एंड ऑफन सॉनिक बूम्स बिफोर रीचिंग टू द ग्राउंड। मीटियोरॉइड क्या होता है, मीटियोरॉइड होगा वो एस्टेरॉइड का ही स्मॉल फ्रैगमेंट होगा, स्मॉल एस्टेरॉइड कॉमेट फ्रैगमेंट ऑर्बिटिंग द सन। तो सन को ऑर्बिट करते रहता है एस्टेरॉइड, और जब दो एस्टेरॉइड है टकरा जाएंगे तो जो पार्टिकल्स रिलीज होंगे और वो भी सन को ही ऑर्बिट करते रहेंगे, उसको मीटियोरॉइड बोलते हैं। अब जब यही मीटियोर अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर कर जाएंगे तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं, मीटियोर बोलते हैं। जब अर्थ के एटमॉस्फेयर में आ जाएंगे और वो बर्न हो जाएंगे, और जब वो पूरा बर्न नहीं हो पाएंगे और इंडिया बोलती हूँ अर्थ के ऊपर गिर जाएंगे तो मेटियोराइट कहलाएंगे, ठीक है। तो मेटियोर होगा वो विजिबल स्ट्रिक्स, शूटिंग स्टार बोलते हैं। प्रोड्यूस्ड व्हेन अ मेटियोराइड एंटर्स अर्थ एटमॉस्फेयर। मेटियोराइट अ मेटियोरॉइड फ्रैगमेंट दैट सर्वाइव्स एटमॉस्फेरिक एंट्री एंड रीचेस द ग्राउंड। इफेक्ट्स कैन जनरेट ब्राइट स्काई फ्लैशेस, loud booms, shock waves, etc. Right. From here we will do next day.